ओके, तो ये जो सीलिया है वो एक प्रकार से आपके बॉडी के अंदर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब कभी कफ हो जाता है, कफ होने के बाद में आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो कफ जो है वो ऊपर की तरफ क्यों आता है आपको हर बार? सो ड्यू टू दी ciliated cells into the esophagus, आप लोगों को वो जो सेल्स है, सेल के अंदर ऊपर जो ये सीलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं उसी तरह से ये सेल के सरफेस के ऊपर सीलियाज होती है। ये सीलिया जो है एक रिदमिक स्वीपिंग मूवमेंट का हेल्प से आपका वो जो कफ है या जो भी कुछ डर्ट होता है ये सारा आपको वो आगे ढकेलने का काम करता है। तो जितना पोर्शन आपका मैक्सिमम आउटर एनवायरनमेंट के साथ में एक्सपोज होता है, वहां की सेल्स के ऊपर आपको ये सीलियां ऑब्जर्व करने को मिलेगी। जिस तरीके से आपका गले के अंदर की सेल्स, लंग्स के अंदर की सेल, नाक के अंदर की सेल, ये उनको वो डस्ट को बाहर फेंकने का काम करता है। अब ये जो सीलिया है ह्यूमन बॉडी में आपको विशिष्ट प्रकार की रीजन पे ही मिलेगी। उसी तरह से और एक पार्ट होता है सेल का जो कुछ विशिष्ट प्रकार के सेल्स के ऊपर ही मिलता है देखने के लिए, जैसे कि फ्लैजेला। फ्लैजेला या उसको अगर हम सिंगुलर कहेंगे तो उसको कहेंगे फ्लैजेलम। ये जो होता है ये एक तरीके से पूंछ की तरह दिखता है और इसका काम क्या होता है कि फॉर द लोकोमोशन, ट्रैवलिंग, वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट होके जाने के लिए वो मदद करता है। इस तरीके का फ्लैजेला ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ एक प्रकार की सेल में देखने को मिलता है, जो है हमारी स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो ह्यूमन मेल्स के अंदर से प्रोड्यूस होता है और उन सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करने के लिए इनटू दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये फ्लैजेलम उस स्पर्म सेल्स को मदद करता है। सो आई होप आप लोगों को अभी तक का लेक्चर समझ में आया। अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो सर। ओके, सो मैं आगे मूव करूं। तो इस तरीके से आज हम इन विविध सेल ऑर्गेनेल्स में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है एंड ऑल। अभी आपको एक जनरल आइडिया तो मिल गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। सो before that, again I would like to show you one small video on endoplasmic reticulum, so जिसकी विजुअलाइजेशन से आपको उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता चलेगा। देन वी विल गो फॉर द आवर theoretical descriptive lecture. This is the actual electronic microscopic structure of cell. इस तरीके से हमारी सेल दिखती है। अगर हम सेल को आधे में से काटे तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें इस तरीके से दिखेगा।
लेकिन हम अगर इसको पूरा का पूरा रख दे तो हमें वो एक ट्यूब है, वो ट्यूब को एक फोल्ड किया गया है, पीळ पडतो आपल्या नळीला त्या पद्धतीने, एंड वो हॉलो ट्यूब के अंदर से फिर हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर होते हैं, मूव करते हैं आफ्टर द मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो ये फोल्ड बनता है, इस फोल्ड को कहते हैं सिस्टर्नी। आपको ये चीज याद रखनी है, सिस्टर्नी ऐसा उसका नाम है। बहुत सारे सिस्टर्नी, अगर बहुत सारे फोल्ड्स एक साथ है तो उन सबको कहेंगे सिस्टर्नी, और एक फोल्ड को कहेंगे सिस्टर्ना। नाउ सी, अब मैंने कहा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर प्रकार की सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट सेल ऐसी होती है जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, और उसका एग्जांपल है रेड कार्पस्कल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अब ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक 3D मॉडल बनाया गया है। इसमें आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जितने पार्ट के ऊपर राइबोसोम्स आपके डिपॉजिट हुए हैं उतने पार्ट को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सिर्फ उतना ही पार्ट आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, और जितने पार्ट के ऊपर आपका राइबोसोम्स डिपॉजिट नहीं हुआ है, मतलब उतने पार्ट के अंदर राइबोसोम्स की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जिस पार्ट के ऊपर राइबोसोम्स डिपॉजिट नहीं हुए हैं उस पार्ट के अंदर प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे प्रोड्यूस होते हैं लिपिड्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो आपको ये चीज याद रखनी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इनटू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, व्हाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इनटू द प्रोडक्शन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरईआर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं एसईआर। सो द एसईआर मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैट्स, लिपिड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ फैट और लिपिड फैक्ट्री, while the rough endoplasmic reticulum is involved into the production of protein, that's why they are called as the protein factories. आप लोगों को अगर याद होगा जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर आर फ्यू lipoproteins and there are few glycoproteins which are involved into the construction of cell wall. So these phospholipids or lipolipids and glycolipids are originated from the endoplasmic reticulum. प्लीज लिसन, दिस इज, इसको आप दोबारा सुनिए।
सो यहाँ तक ये जो वीडियो मैंने बताया आपको, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने दिखाए. नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट आवर लेक्चर. सो ये आपके सामने जो पिक्चर है, दैट इज नथिंग बट दी टीएस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम सेल को बराबर बीच में से काटे तो हमें कुछ इस तरीके से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो पर्पल कलर का देख पा रहे हैं, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियर एनवलप, और उस न्यूक्लियर एनवलप से अटैच्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स की तरह हमें एक रास्ता बना हुआ दिखेगा. तो ये जो टनल्स है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते हैं. Because the ribosomes produced from the cell are deposited onto the endoplasmic reticulum and involved into the protein production. So these ribosomes only attaches to the some part of the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विशिष्ट पार्ट को ही वो अटैच करते हैं, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उतना ही पार्ट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम्स डिपॉजिट नहीं होते हैं, वो पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है. वो पार्ट आपका लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होता है. नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया. इफ यू आर एबल टू सी हियर, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So what is the endoplasmic reticulum? So the endoplasmic means within the plasma and reticulum means network. So a network within the plasma is called as a endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a network of a flat and vascular structure which extends throughout the cytoplasm in plant and animal cells. The sacs and tubules are all interconnected by a single continuous membrane, so that the organelle has only one large, highly convoluted and complexly arranged lumen, which is also called as an internal space. It takes up approximately 11% of the total volume of cell. तो आपको अगर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज अगर बताना हुआ तो आप बता सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर जितनी जगह होती है उसका 12% पोर्शन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्युपाई करता है. It is connected to the double layer nuclear envelope of the nucleus into the cytoplasm. Granier in 1879 first discovered the endoplasmic reticulum and named it ergastoplasm, but its ultrastructure was given by Porter, Claude and Phelan in 1945. K.R. Porter in 1953 coined the term endoplasmic reticulum. So you can see that 1897, that is 1897, the discovery was started and it has landed up in 1959. So इस तरीके से हमें complete 56 year of, after the 56 year of the research, we are able to understand the structure of endoplasmic reticulum. So here you can see again the various organelles of the cells, and in that you can able to see this is the blue one is the nucleus, the purple one is the rough endoplasmic reticulum, and here the ruby red color
are the smooth endoplasmic reticulum, and here again these are the Golgi bodies. The red ones are the mitochondria, and again here you can able to see the smooth endoplasmic reticulum. So the origin, the most accepted view regarding the origin of endoplasmic reticulum is that the rough endoplasmic reticulum arises as an invagination of outer nuclear membrane, while the smooth endoplasmic reticulum form rough endoplasmic reticulum by loss of ribosomes. So अगर हम बताने की अगर हम उसका ओरिजिन मतलब उनकी पैदाइश कहाँ से हो रही है, तो अगर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप से अटैच्ड जितना पार्ट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और फिर उसके बाद में जो पार्ट बच जाता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, this is the isolation part. If we are isolating the mitochondria, then we will be having a smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum and ribosomes. So the structure of the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a part of endomembranous system and is a membrane-bound organelle. The membrane of endoplasmic reticulum is 50 to 60 angstrom thick. Endoplasmic reticulum is connected to the nuclear pore through the outer membrane of nucleus. When we look at the ultrastructure of endoplasmic reticulum, it is composed of three type of elements. That is the very important thing. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो पाया जाता है कि वो तीन मेजर प्रकार के मॉलिक्यूल्स या तीन मेजर प्रकार के कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जैसे cisternae. Cisternae are narrow, flatted and unbranched structures generally present near the nucleus. These lies parallel to each other and may be interconnected. They occur in the cells having active synthetic role. So here are the structure we are talking about these things. यहाँ पे जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको कहते हैं सिस्टर्नी. ये जो सिस्टर्नीज है ये नेक्स्ट टू दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो एक दूसरे के साथ में भी कनेक्टेड होती है, और उनके अंदर से जो होलो पोर्शन है वो आपको एक पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस. देन उसके बाद में जो सेकेंड important component है वो है tubulins. Tubulins are wider, tubular and irregular branched element mainly present near the cell membrane. Each is about 50 to 100 micrometer in diameter. These are without ribosomes and are actively involved in the glycogen metabolism, lipid and steroid synthesis. So, आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आफ्टर द ट्यूबुली आफ्टर द सिस्टर्नी आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उनको कहते हैं ट्यूबुलिन्स. और ये ट्यूबुलिन्स जो है हमारे ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होती हैं. फिर उसके बाद में आते हैं थर्ड कंपोनेंट की ओर जिसका नाम है वेसिकल्स. These are the spherical and oval bodies scattered into the cytoplasm whose diameter ranges from 50 to 500 nanometer. These are also studded with ribosomes and are present mainly in cells that are involved in protein synthesis. In streptomyces, vesicles are the only endoplasmic reticulum found. अब ये जो वेसिकल है एक तरीके का अटैचमेंट या एक पार्ट होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन के पास. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये जो वेसिकल्स होते हैं इनके ऊपर भी राइबोसोम्स को पाया जाता है. और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है जैसे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर स्टडी की गई थी और उसमें पाया जाता है कि सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल को छोड़ के उसके अंदर सिर्फ वेसिकल्स ही होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करते हैं.
But in eukaryotic cell, the endoplasmic reticulum is composed by cisternae, tubulin and vesicles. Similarity and differences with the plasma membrane, ये हम यहाँ पे नहीं आगे पढ़ेंगे. Okay. Electron microscopic studies revealed that all components of endoplasmic reticulums are unit membranes, so are lipoproteinaceous and trilaminar in structure as a plasma membrane, but it differs from plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि देयर इज अ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इनटू दैट, देयर आर फ्यू proteins present into that, there are few carbohydrates present into that. But unlike that, the membrane of endoplasmic reticulum is having some differences into that. Endoplasmic reticulum membrane is having 50 to 60 angstrom thinner than the plasma membrane. Endoplasmic reticulum membrane has less cholesterol as compared to the plasma membrane, and the membrane of ER has more lipids as compared to the plasma membrane. So these are the various enzymes involved into the endoplasmic reticulum for the various function. That is not in your syllabus right now, but you can take it as a extra knowledge. So this is the major thing what we are going through from the beginning of this lecture, that is the types of endoplasmic reticulum. So I think you have already a good knowledge about the types of endoplasmic reticulum, that is the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. And why the endoplasmic reticulum is a rough? Just because of the deposition of the ribosomes. राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने की वजह से जो पार्ट है उस पार्ट को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा खुरदुरा दिखता है. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे. इट इज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नेटवर्क ऑफ फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप आपके घर में जो रबर की नली होती है और उस नली को आप अगर फोल्ड कर कर करके उसको देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is more abundant in mammalian liver cells and gonad cells. अब ये mammalian liver cell में सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं ये हम आगे functions of smooth endoplasmic reticulum में देखेंगे. Smooth endoplasmic reticulum is formed from rough endoplasmic reticulum when it loses the ribosomes. So what are the functions of स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ये बनाते क्या है. So ACR is involved in lipid synthesis. It is due to distribution of synthetase on the surface of endoplasmic reticulum. It synthesizes steroid hormones. It is found to be well developed in the cells which actively synthesizes steroid hormone. For example, corticoid of adrenal cortex, testosterone in interstitial cells. मतलब जहां पे हमें हार्मोन्स की जरूरत होती है, जो सेल्स हार्मोन्स को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, उन सेल्स के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है या देखा जाता है, उसकी डेवलपमेंट को देखा जा सकता है. It is also associated with a gluconeogenesis in the animal cells. Gluconeogenesis is the pathway which is involved into the synthesis of glucose molecule from the various different glucose sources. So in that also the smooth endoplasmic reticulum is involved. Here is the picture which is showing that how the molecules are being produced. That is not concerned with your syllabus. उसके बाद में उसका दूसरा मैकेनिज्म है, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ टॉक्सिन्स. मैंने बताया था कि लीवर सेल के अंदर ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप देखा जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे लीवर का जो मेन फंक्शन है दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स. हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आते हैं
अलग अलग सोर्सेस से उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. So here is the mechanism. You don't need to go into deep. Just you need to remember that the real smooth endoplasmic reticulum is involved into the detoxification of the toxins into the liver cell. Then they are also involved into the muscle contraction. जब आपके स्नायु जकड़ जाते हैं या रिलीज होते हैं उस वक्त जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना काम करता है और वहां पे इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा कहा जाता है. So the rough smooth endoplasmic reticulum of the muscle cells are called as a sarcoplasmic reticulum. ये आपको याद रखना है. Then we are coming towards the rough endoplasmic reticulum. It is composed of membranes that are folded into another to provide the maximum space. More abundantly found in hepatocytes, nuclear envelope is formed from the cisternae and rough endoplasmic reticulum during telophase of cell division. The major function of RER is the protein synthesis. It provides surface of ribosomes, surface to the ribosomes and provide two-dimensional arrangement and increases the rate of protein synthesis. मतलब हमारी सेल के अंदर mRNA का कन्वर्जन प्रोटीन्स में करने का काम जो है वो राइबोसोम्स करते हैं और उन राइबोसोम्स को जो लोकेशन या जो जगह प्रोवाइड करने का काम करता है वो है हमारा RER. उसके बाद में दूसरा मेजर उसका फंक्शन है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन. RER is involved into the collection and transportation of synthesized proteins and forms transport vehicles which carries the material like proteins to the cisternae of Golgi bodies for their condensation into the secretory vesicles. मतलब यह हमारा जो RER है वो with the help of vesicles हमारे जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनको वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने का काम करता है. दैट्स व्हाई इट इज इन्वॉल्व इनटू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आल्सो. Then the glycosylation, carbohydrates are added to the nascent polypeptide by the enzyme oligosaccharide saccharide transferase. ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है. They are also involved into the glycosylation. We are going to discuss this into the Golgi complex. Then the disulfide bond formation. The formation of disulfide bonds is catalyzed by PDI. Disulfide bonds plays an important role into the maintaining the stability of the protein and are present at the extracellular surface of the plasma membrane and secreted into the extracellular space. So here is the again picture where the proteins are synthesized, how they are going to be synthesized. तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जगह है और ये उसके बाहर की जगह, और ये जो आपको दिख रहे हैं दे आर नथिंग बट दी राइबोसोम्स. तो आप देख सकते हैं कि जो mRNA है वो mRNA इन राइबोसोम्स को अटैच्ड होता है और अटैच होने के बाद में इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस आरएनए का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में. और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू दी, और फिर वो इनर साइड जो है ल्यूमिन साइड कहते हैं जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ. देयर आर सम अदर फंक्शंस. Okay, so you don't need to worry about these things. ये वही वीडियो है जो मैंने आपको बताया था, उसी का ये पिक्चर फॉर्म में है. यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं they are the ribosomes. Okay, I think this much is enough for you. And the functions of ER, general functions. यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. So the endoplasmic reticulum in are having various functions, that is the transport of material, formation of desmotubules, providing the supports to the cytoskeleton, location of enzymes, storage of material and various things. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है. So I hope आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ऑलमोस्ट जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा था उतना आपको वो पता चल गया होगा.